नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो जुगाड़ हमारे बड़े नेता शरद पवार ने किया था और महाविकास आघाड़ी नाम का एक बड़ा विचित्र महागठबंधन बनाया था, उसकी सरकार तो जून महीना ख़त्म होते होते ख़त्म हो गई। जुलाई महीना जून महीना ख़त्म होते होते महाविकास आघाड़ी की सरकार ख़त्म हो गई और 30 जून को ही महाराष्ट्र में नई सरकार आ गई। उसके बाद अब 40 दिन बीत गए और नया मंत्रिमंडल भी बन गया है और ये महाराष्ट्र का नया मंत्रिमंडल विस्तारित होते होते बिहार में अचानक राजकीय भूचाल आ गया, राजनीतिक भूचाल आ गया और उसमें बीजेपी और नीतीश की जो सरकार बनी बनाई थी वो गिर गई और वहाँ फिर से लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार इन्होंने मिलकर कांग्रेस के साथ एक नई सरकार बनाई है। अब बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है, मेरे कुछ दिल्ली में भी मैं आजकल रहता हूँ और दिल्ली में जो कुछ 2-3 हिंदी पत्रकार मित्र हैं, इन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि भैया उथल पुथल या गड़बड़ तो बिहार में हो गई है, नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर वापस आरजेडी के पास चले गए, तेजस्वी यादव के साथ चले गए, तो इससे शरद पवार को खुश होने की क्या जरूरत है? शरद पवार इतने क्यों फुदक रहे कि हाँ अच्छा हो गया, उद्धव ठाकरे तो बेसावत थे लेकिन नीतीश कुमार तो बड़े सावत थे, उन्होंने जो बीजेपी का प्लान था वो प्लान चौपट कर दिया और इसलिए बिहार में देखो क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है, क्या है कि पवार साहब की एक आदत है, उनको किसी का भला होते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। पवार साहब की ऐसी आदत है कि किसी का कुछ भी बिगड़ गया तो वो खुश होते। अब देखिए महाराष्ट्र में भी उन्होंने बनाई हुई सरकार गिर गई और कहाँ से शुरुआत हो गई? राज्यसभा चुनाव था, उसमें जो तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया था वो जीत गया और महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने जो चौथा कैंडिडेट खड़ा किया था वो हार गया। फिर भी शरद पवार खुश थे, किसी का तो कुछ बिगड़ा, उनका नहीं लेकिन शिवसेना का बिगड़ा। अब शिवसेना का कुछ बिगड़ा मतलब महाविकास आघाड़ी का बिगड़ा था, लेकिन फिर भी पवार साहब खुश थे। राज्यसभा में बीजेपी ने महाराष्ट्र की एक सीट जो उनकी ताकत ना होते हुए भी जीत ली। उसके बाद पवार साहब की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी? आपको याद है, आपने देखा है? पवार साहब हंसते हंसते बोल गए कि हाँ मानना पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस को मानना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा एक गणित जमाया, लोगों को जोड़ने की उनकी कुशलता जो है उसकी सराहना करनी पड़ेगी, मैं मानता हूँ उनको। यानी इनके भरोसे शिवसेना बीजेपी का अलायंस तोड़कर जो उद्धव ठाकरे इनके साथ आ गए थे, उनकी नाक कट गई थी। शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट जो कांग्रेस और एनसीपी के भरोसे लड़ाया था वो हार गया था और उस पर कितना नाटक हुआ था। कोल्हापुर के हमारे शिवाजी महाराज के वंशज जो थे उनको टिकट नकार कर शिवसेना का एक सामान्य कैंडिडेट उद्धव ठाकरे ने खड़ा किया था और वो हार गया था। फिर भी पवार साहब खुश थे, उन्होंने उद्धव की हार हुई इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी थी। तो इससे मतलब क्या निकलता है? इससे हमें क्या समझना चाहिए कि किसी का कुछ ना कुछ बिगड़ गया तो पवार साहब खुश होते और इसलिए वो शिवसेना हार गई, राज्यसभा की दूसरी सीट शिवसेना हार गई तो शरद पवार खुश थे। याद रखिए 2 साल पहले जब यही चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उस वक्त दूसरी सीट जो थी वो एनसीपी लड़ी थी और शिवसेना ने सपोर्ट किया था। मतलब शिवसेना की दूसरी सीट 2 साल बाद
चुनकर लाने की जिम्मेदारी शरद पवार की थी, लेकिन शरद पवार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 2 साल पहले एनसीपी की कैंडिडेट थी फौजिया खान, मेरा ख्याल है, उनको चुनकर लाने में उद्धव ठाकरे ने बड़ी मेहनत की थी, अपना एक एक एमएलए उनके पीछे खड़ा किया था। लेकिन वही काम शिवसेना के लिए शरद पवार ने नहीं किया, तो नाक कट गई उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की। फिर भी शरद पवार खुश थे, क्योंकि किसी का ना किसी का कुछ तो बिगड़ा है। अब देखिए, फिर विधान परिषद में वही हो गया। 5वां कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया, जिसके लिए इनके पास वोट नहीं थे, फिर भी वो जीत गया। तो महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे एमएलए टूटकर बीजेपी का 5वां कैंडिडेट जीत गया। फिर भी पवार दुखी थे? बिल्कुल नहीं थे। वो वही बोले कि नहीं, संख्या तो ठीक है। तो बिगड़ा किसका था? कांग्रेस का बिगड़ा था। तो भी शरद पवार खुश थे, क्योंकि किसी का ना किसी का कुछ ना कुछ बिगड़ना चाहिए, तो पवार साहब खुश हो जाते। तो इसलिए बिहार में जो राजनीति में बिगाड़ हुआ है, जुगाड़ के जगह बिगाड़ हुआ है, और बिगाड़ के बाद जो नया जुगाड़ हुआ है, उससे शरद पवार खुश है। तो उसका सिर्फ किसी का कुछ बिगड़ा, इसके लिए पवार साहब खुश नहीं है। पवार भविष्य के लिए खुश है कि इनके लिए 2024 में हलाल करने के लिए नया बकरा मिल गया। शरद पवार की खुशी हमें बारीकी से समझनी पड़ती है। वो बोलेंगे एक, करेंगे दूसरा। वो गाना है ना, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, तो पवार साहब की हमेशा ये बात होती है। वो बोलेंगे जो, वो शब्द पकड़कर आप उसका आशय नहीं निकाल सकते। आपको तरीके से आराम से समझ लेना चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि पवार बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन उसका मतलब कोई और है। तो ये मतलब क्या है दोस्तों? नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो बीजेपी की सत्ता चली गई। बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना, इसी भूमिका में महाराष्ट्र की जुगाड़ उन्होंने की थी। तो बिहार में अगर बीजेपी सत्ता से बाहर बैठती है या बिठाया जाता है, तो बिठाने वाला जो भी कोई हो, इसके लिए पवार साहब खुश हो गए। लेकिन वो बात अलग है। सिर्फ इसके लिए एक तत्वता पवार साहब खुश है? बिल्कुल नहीं। पवार साहब के लिए नीतीश ने एक बड़ा काम किया है। ये सब जुगाड़ करने के बाद, सरकार गिराने के बाद और फिर चीफ मिनिस्टर होने के बाद, नीतीश कुमार ने जो एक बात कही है, उससे पवार साहब खुश है। नीतीश बोले कि 2014 में जो स्थिति थी वो 2024 में नहीं रहेगी। मतलब जितनी आसानी से बीजेपी और नरेंद्र मोदी 2014 में मेजॉरिटी से चुनकर आए थे, वो परिस्थिति जो 2024 में नहीं रहेगी। मतलब ये कि बीजेपी कितना भी बताए या दिखाए, उनकी ताकत आज कागज़ पर जितनी दिखती हो या असल में हो, उससे कोई मतलब नहीं। 2024 के रिजल्ट अलग रहेंगे। तो अलग कैसे रहेंगे? तो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि इसके लिए मैं नए से कोशिश करूंगा। 2014 में भी नीतीश कुमार ने एनडीए में थे, एनडीए छोड़कर उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपशकुन किया था। फिर 2017 में आ गए, क्योंकि उनका सुपड़ा साफ हो गया था। अब फिर वो वही बात बोल रहे। तो पवार साहब इसके लिए खुश है कि अब तो पवार खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनकी आकांक्षा 30 साल से थी, लेकिन अब थक गए, उनकी उम्र भी नहीं रही है, तो उस कंपटीशन में पवार साहब नहीं है। लेकिन ऐसे दाना फेंक कर मुर्गियों की लड़ाई लगाना, ये पवार साहब का एक क्या बोलते हैं हम, छंद है, उनकी खासियत है, उनकी क्या बोलते हो, उनका पसंदीदा खेल है। लेकिन झुंझने वाले मुर्गे भी चाहिए ना। आप मुर्गों की लड़ाई मेले में लगाई जाती है, तो उसमें लड़ने वाले मुर्गे भी चाहिए ना। पैसा उस पर जुआ खेलने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन लड़ने वाले मुर्गे भी लगते हैं। तो एक तो मुर्गा
सामने है, लेकिन उससे लड़ने के लिए दूसरा भी मुर्गा होना चाहिए। तो पिछले 8 साल में विरोधी दल इतने नामोहरम हो गए कि वो लड़ने की हिम्मत है, ये हार चुके। आपको याद होगा 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उसके लिए सोनिया गांधी, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, बहुत सारी पार्टियां, ममता बनर्जी, सब कुछ अपोजिशन का एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए बार बार मीटिंगें लेते थे। 3 मीटिंगें हुई, लेकिन कौन कैंडिडेट ये तो तय नहीं हुआ। फिर बोलने लगे कि मोदी हमको कोई कैंडिडेट का नाम बताए तो हम एक मत से भी चुन सकते हैं, लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक दिन रामनाथ कोविंद का नाम घोषित कर दिया। अब रामनाथ कोविंद थे दलित, तो सोनिया गांधी को और विरोधी दलों को दलित कैंडिडेट ढूंढना पड़ा। लेकिन वो भी बात ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया, फिर बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने अपना वेंकैया नायडू एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। लेकिन उस वक्त तो कम से कम सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अलग अलग जो विरोधी दल है, जो एंटी बीजेपी दल है या बिगर बीजेपी दल है, वो कम से कम लड़ने की इच्छा तो दिखाते थे, हिम्मत तो करते थे, जुगाड़ करने की कोशिश करते थे। 5 साल बाद परिस्थिति क्या आ गई देखो। 2017 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अब 2022 में जो चुनाव हुआ, उस वक्त तो बीजेपी ने अपोजिशन को पूछा तक नहीं, एक दिन अपने आप अपना द्रौपदी मुर्मू, ये महिला, आदिवासी महिला कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो उसके लिए बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने के लिए किसको खड़ा करे, इस चर्चा में कांग्रेस शामिल तक नहीं हुई। जो सोनिया जी 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के अपोजिशन कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए बार बार मीटिंगें कर रही थी, उसी सोनिया गांधी ने या उनके दोनों बच्चों ने, जो कांग्रेस का आज का हाईकमान है, उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए एक मीटिंग तक नहीं की, यूपीए की मीटिंग तक नहीं बुलाई। हाँ, बोला जाता है कि आज भी देश में यूपीए है, कांग्रेस है, कांग्रेस के तहत डीएमके है या और कोई 2-4 छोटी पार्टियां है या आरजेडी है वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी भी मीटिंग बुलाकर अपोजिशन का लीडर राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने तय नहीं किया, ना उस पर चर्चा की। एक बात है कि जितनी यशवंत सिन्हा जो उम्मीदवार तय हो गए, उनको जो वोट मिले वो तो वही लोग हैं जिसमें बड़े से बड़ा हिस्सा यूपी वाले एमपी और एमएलएस का है। लेकिन वो उम्मीदवार तय करने के लिए भी सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, आगे तक नहीं आई। हाँ, आप ही शरद पवार तय करेंगे, शरद पवार ने मीटिंगें की। हुआ क्या, यशवंत सिन्हा आखिर में तय हो गए और हार भी गए। और कितने वोटों से हार गए, यशवंत सिन्हा से दुगुना से ज़्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिला। फिर वही बात उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों उम्मीदवार, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ यशवंत सिन्हा हो या जयदीप धनखड़ के खिलाफ मार्गारेट अलवा, जो कांग्रेस की ही नेता रही है, उनका भी नाम कांग्रेस ने फाइनल नहीं किया, शरद पवार ने किया। यानी कि इस दोनों चुनाव में जुलाई अगस्त में ये जो 2 चुनाव हो गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, इस दोनों चुनाव में पवार साहब बहुत आगे आगे करते थे, उन्होंने लीड किया, नेतागिरी की। और हुआ क्या, उन्होंने ढूंढकर कैंडिडेट नहीं निकाले, जिनको हलाल होने के लिए बकरा बनने की इच्छा है, ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला और यशवंत सिन्हा और मार्गारेट अलवा इनको बलि का बकरा बना दिया, हलाल का बकरा बना दिया। अब देखिए, ऐसी माहौल में अगला राष्ट्रीय चुनाव कौन सा है,
तो वो प्रधानमंत्री के लिए होने वाला चुनाव है, जो 2024 में होने वाला है, जिसकी शुरुआत 2023 में बहुत सारी विधानसभा के चुनाव के जरिए होने वाली है और आखिर पर्दा गिरेगा तो लोकसभा चुनाव में गिरेगा। तो नीतीश कुमार जब बोल रहे हैं कि 2024 में 2014 जैसा माहौल नहीं रहेगा, मतलब 2014 में मोदी के खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं था और राहुल गांधी उतने तगड़े कैंडिडेट नहीं थे, सोनिया गांधी थकी मांदी थी और मनमोहन सिंह का कोई चेहरा नहीं था। इसलिए 2014 और 2019 मोदी जी के लिए आसान था। 2024 की बात जो है उसमें उतना आसान चुनाव नहीं होगा, यही नीतीश कुमार के कहने का आशय है। वो कहना चाहते कि यस 2024 आने तक अब मैं देश भर के बिगर बीजेपी एंटी बीजेपी दल जो है उनको इकट्ठा करूंगा और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने बड़ा आह्वान खड़ा कर दूंगा। क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टियां हैं, अलग अलग सेक्युलर पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा करके मोदी के लिए 2024 में सबसे बड़ा आह्वान में खड़ा करूंगा। अब देखिए, डायरेक्टली नीतीश कुमार नहीं बोल रहे कि मैं अगले चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का चैलेंजर हूं या उम्मीदवार हूं, ये तो उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से वो बात कही है, वो बोल रहे हैं कि अब और 8वीं बार मुख्यमंत्री होने के बाद 9वीं बार मुख्यमंत्री होने की मेरी इच्छा नहीं है। 2025 में मुझे मुख्यमंत्री होना नहीं है, इसलिए अब होना ही है, कुछ करना ही है, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। और बस प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरी पार्टी तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सब विरोधी दल मिलकर अगर मोदी के सामने चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। मानो एक तरीके से प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने अपना पर्चा भरा है और इसलिए शरद पवार खुश है। शरद पवार को मालूम है कि 2024 में भी फिर आराम से बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से मोदी जी ही चुनकर आएंगे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ अगर लड़ाई करनी है तो बलि का बकरा होना ज़रूरी है। जैसे राहुल गांधी हुए, वैसे ही जब यशवंत सिन्हा आए, जैसे मार्गारेट वल्लभा हुई, वैसे ही प्रधानमंत्री का जो बड़ा चुनाव है उसके लिए कोई बलि का बकरा होना चाहिए। तो शरद पवार को और 2 साल बाद, 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हलाल होने वाला बकरा मिल गया है, जो अपने ही गले में माला डालकर कसाई खाने के ओर दौड़ रहा है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। और इसीलिए इसको कैसे हलाल करूंगा, ये सोचते सोचते शरद पवार खुश हो गए। इसलिए महाराष्ट्र में अपनी ही सरकार गिरी है, फिर भी बिहार में जो फेरबदल हुआ है उससे शरद पवार खुश है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।